अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा इन्फ़ाक़ से मुताल्लिक़ यानी कंज़प्शन से मुताल्लिक़ या इन्फ़ाक़ हुकूमी से मुताल्लिक़ ये हमारा दूसरा दर्स है। पहले दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इंसान की या एक कम्युनिटी या एक मुल्क की जब इनकम होती है यानी Y इज़ इक्वल टू C यानी कंज़प्शन और S यानी सेविंग, इद्दिखार और इस्तिहलाक। जब भी कोई आदमी पैसे कमाता है तो उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो वो खर्च हो जाएगा और या तो वो बच जाएगा। खर्च होना ये आम बात है, लेकिन बचना ये महाल है, क्योंकि एक इंसान खर्च करने ही के लिए कमाता है। अगर उसको खर्च करने की ज़रूरत ना हो तो फिर वो कमाएगा क्यों? और एक इंसान के लिए लामहला खर्च आना ही आना है, किसी ना किसी सूरत में उसे कुछ ना कुछ खर्च करना ही करना है। इसीलिए वो रोज़ी रोटी की तलाश में बाहर निकलता है, मेहनत करता है। तो जो इनकम होता है Y, ये जो हमारा इनकम है, ये दो चीज़ों को मिलकर के बना है। यानी ये या तो कंजप्शन में खर्च हो जाएगा, इन्फाक में चला जाएगा, और या तो इद्दिखार हो जाएगा, या तो ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, और कुछ पैसा जो है वो बच जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सेविंग। हमने इन्फाक के बारे में पढ़ लिया, अब हम सेविंग के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि सेविंग का इफ़ेक्ट जो है वो इनकम पर या दूसरी चीज़ों पर या इस्तिहलाक पर कितना पड़ता है। हमने MPC को पढ़ लिया है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन या टू कंजप्शन, और दूसरा हमारे पास है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। हम इसी को यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये होता है MPS जो है हमारा MPS, इसका जो रूल है वो है डेल्टा S अपॉन डेल्टा का मतलब होता है तगय्युर, यानी जो तब्दीली इसमें आती है उसको हम तकसीम कर देंगे इनकम की तब्दीली से, और यही हमारा MPS होता है। और जब भी MPS हमारा ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि हमारे इनकम में ज़्यादती हुई है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि MPS, मान लीजिए अगर हमारा MPC अगर है 0.2, ये हमेशा जो है वो 1 से लेकर के 0 के बीच में रहेंगे। ये हमेशा 0 से 1 के बीच ही में रेंज करेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये 0 से लेकर के 20 की ही बीच में ये रेंज करेगा, क्योंकि हम थोड़े को ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े अदद को ज़्यादा अदद से डिवाइड कर रहे हैं। और जब भी डिनोमिनेटर कम होता है तो जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, जो रिज़ल्ट होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। कोई भी नंबर आप ले लें, 10 ले लें, आप उसको 20 से डिवाइड करें तो भी 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू रहेगी, या आप 11 ले लें, उसको 12 से डिवाइड करें। तो जब भी, तो यहाँ पे हम जो कंजप्शन है MPS में या MPC में, हमने MPC में डिवाइड किया था तगय्युर फी कंजप्शन व तगय्युर फी इनकम। तो इनकम में से हम खर्च करते हैं कंजप्शन को, तो ये छोटा हो जाता है। मान लीजिए 5 है और हमारे पास था 7 टोटल, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही में रहेगा, जो भी रिज़ल्ट आए। इसी तरह से यहाँ भी, तो अगर MPS हमारा 0.20 है, 0.2 यानी 20% हमने खर्च किया है, तो जो हमारा MPS जो सेविंग होगा वो कितना होगा? 0.80 होगा, क्योंकि अगर हमने 100 रुपये में से अगर हमने खर्च किया है 20 रुपया, तो जाहिर सी बात है जो हमारी सेविंग होगी वो
80 होगी, तो यहाँ पे हमारी ये सेविंग हो गई और ये हमारी हमारे अखराजात हो गए, हमारा इन्फाक। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। और इन दोनों को मिला करके MPS, MPC और MPS प्लस MPS इन दोनों को मिला के होगा 1, क्योंकि आप इसको अगर जोड़ें तो यहाँ आएगा बनेगा 1, क्योंकि 0.8%, 0.8 और 0.2 को अगर आप जोड़ें तो रिजल्ट आएगा 1। तो जो हमारा MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, ये दोनों को मिला करके हमारा टोटल होगा 1, यानी हमारा Y इज इक्वल टू C प्लस S। अगर ये यहाँ पे हमारे पास है मान लीजिए 200 और हमने खर्च कर दिया 150, तो जाहिर सी बात हमारे पास सेविंग होगी 50। तो ये भी हो गया 200 और ये भी 200। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और इसका हिसाब इसी तर्ज पर लगाते हैं। इसके अलावा हम इसका मतवसित भी निकाल सकते हैं कि हमने औसतन कितना खर्च किया, ऐसे ही हमने औसतन कितना बचा, इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। और तो अब इसी को अगर हम उल्टा करें, यहाँ पे देखिए हमने किया था y इज इक्वल टू C प्लस S। अब इक्वेशन में, जो इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अगर हम इसको उल्टा करें तो क्या बनेगा, S इज इक्वल टू, ये बड़ा सबसे बड़ा, ये y हो जाएगा y माइनस C, और कंजप्शन इज इक्वल टू y माइनस S, क्योंकि टोटल इनकम से हमने कंजम्पशन को निकाल दिया तो हमारे पास सेविंग बचेगा। और अगर हमें कंजम्पशन को मालूम करना हो तो टोटल इनकम से हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना बचा। चाहे आप कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, दोनों बात एक ही तरफ लौट करके आएगी, दोनों का नतीजा आपको एक ही मिलेगा। अगर आपने 50 खर्च किया है और टोटल आपके पास था 200, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे पास कितना बच गया, कितना मैंने खर्च, 50 आपने खर्च किया और आपके पास 200 था, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 150 मेरे पास बच गया। और अगर आपके पास 200 था यही, लेकिन आपने कहा कि मैंने खर्च कर दिया 150, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास सिर्फ 50 बचा। तो इस तरह से इन दोनों का जो इक्वेशन है वो इसी तर्ज पर है, y इज इक्वल टू C प्लस S। तो S जो इक्वल होगा ये इधर चला जाएगा लेफ्ट में, और ये S इधर लौट करके चला आएगा, तो ये इसमें से माइनस और ये प्लस, जैसा कि हम इक्वेशन में इसको हल करते हैं उसी तर्ज पर सेम ये भी कानून है और उसी से हम इसको समझते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अवामिल जो हैं, जो फैक्टर्स ऑफ कंजप्शंस हैं, उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी समझते हैं कि एक इंसान खर्च ज़्यादा क्यों और कब और कैसे करता है, और कम कैसे करता है और कब करता है। कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, किन की बुनियाद पर एक इंसान खर्च ज़्यादा करने लगता है और किन चीज़ों की बुनियाद पर एक इंसान खर्च कम करता है, इसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास असरवा, वेल्थ, यानी जब किसी भी इंसान की इनकम, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो खर्च ज़्यादा ही करेगा। जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वही ज़्यादा खर्च कर पाएगा, और जिसके पास पैसे कम होंगे वो खर्च कम करेगा। तो जब एक इंसान की सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 है, तो जाहिर सी बात है वो 10,000 के हदूद ही में रह करके खर्च करने की कोशिश करेगा, 5,000 खर्च करेगा। लेकिन अगर उसकी सैलरी 15,000 हो गई तो फिर वो कितना खर्च कर सकता है, 6,000 भी खर्च कर सकता है, 7 भी खर्च कर सकता है। इस तरह से जितना भी, जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे एक इंसान का खर्च भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक इंसान का इस्तेहलाक करने की एबिलिटी
और कंजप्शन करने की जो क़ुव्वत है उसकी वो बढ़ेगी, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, उसके पास पैसे हो रहे हैं, उसे ख़रीदने की जो क़ुव्वत है, ताकत वो बढ़ रही है, वो ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो इस बुनियाद पर जो सरवा है, अगर हम उसको देखें तो ये अलाक़ा जो पाया जा रहा है वो तरदी है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितने ज़्यादा इनकम या सैलरी इंसान की बढ़ेगी उतना ही वो शख्स खर्च करेगा, और जब उसकी सैलरी घटेगी तो वो खर्च करना कम कर देगा। तो सरवा में, वेल्थ में हम कह सकते हैं कुल्लमा ज़ादल अद्दखल ज़ादल इस्तिहलाक। अब दखल से मुराद सिर्फ इनकम ही नहीं, किसी भी तरह की आमदनी हो, चाहे वो खेत से आए, खेती बाड़ी वाला इंसान है या बिज़नेस है या और कोई भी, जैसे उसकी चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग ही के ज़रिए से पैसे ज़्यादा ला रहा हो, किसी उसके पास कोई प्रोजेक्ट हो, उसके पास कोई या कोई सियासी आदमी हो, वहाँ से वो पैसे लाता हो, लीगल इलीगल किसी भी तरह से, जैसे जैसे उसके यहाँ पैसे की ज़्यादती होगी वैसे वैसे उसका ख़र्च भी, उसका कंजप्शन, उसके मसरूफ़ात बढ़ेंगे। अब हम आते हैं अलमुस्तवल आम लिल असआर, यानी कंज्यूमर प्राइस जो आम तौर पे मार्केट में होती हैं। अब यहाँ पे मुस्तवल आम लिल असआर का मतलब ये है कि किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ की कीमत जो एक लेवल पर हमेशा चलती है। मिसाल के तौर पे एक आदमी की सैलरी 10,000 है, अब वो आदमी कुछ खाता पीता है, यानी अपने ज़रूरियात की चीज़ें, मान लीजिए 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल दाल, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल का रिचार्ज, रूम का रेंट, इन सारी चीज़ों को वो देता है। और एक आम ज़िंदगी, यानी उसकी ज़िंदगी का जो लेवल है, उसकी जो मुस्तवल मईशा है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जो है वो एक स्टेबल अंदाज में है, और उसका टोटल खर्च मान लीजिए पड़ जाता है 8,000। अब 8,000 जो खर्च हो रहा है, इसने में वो एक आम जिंदगी वो गुजार ले रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ें महंगी हो गई, रूम का रेंट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया, मोबाइल का खर्च था, इंटरनेट उसकी जो कीमत थी वो भी बढ़ गई, तो फिर क्या होगा? ये शख्स उस लाइफ स्टाइल को नहीं जी सकेगा जिस अंदाज में वो 8,000 में जी रहा था, बल्कि उसको वो पूरा करने के लिए 10,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सामानों की कीमत बढ़ गई है। तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है या महंगी होती है तो एक इंसान की परचेजिंग पावर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जिस बाइक को या जिस मोटरसाइकिल को वो इंसान 1 लाख में खरीद सकता था, आज उसे खरीदने के लिए 1,50,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सामान तो एक ही है, सामान तो सेम है, लेकिन उसके लिए उसे 1,50,000 देना पड़ रहा है। तो गोया कि उसकी जो हकीकी इनकम है वो कम हो गई। पहले कहाँ 1 लाख में वो सामान खरीद लेता था, अब उसी सामान को खरीदने के लिए उसे 1,50,000 देना पड़ रहा है। तो हकीकी जो एक इंसान की इनकम है, रियल इनकम, वो कमज़ोर हो गई, वो कम हो गई। तो जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो एक इंसान की परचेजिंग पावर कमज़ोर होगी और उसका इस्तेहलाक भी कम हो जाएगा। तो जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो जो इस्तेहलाक होगा, किसी इंसान का खर्च करने का जो स्टैंडर्ड होगा वो लो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जब किसी चीज़ की कीमत घटेगी तो एक इंसान ज़्यादा खर्च कर सकेगा, ज़्यादा सामान खरीद सकेगा। तो जो मुस्तल आम लिल असआर है, इसका जो रिलेशनशिप वो इन्वर्स है, यानी उल्टा है। यहाँ पे कह सकते हैं अलाका अक्सिया है, यानी उल्टा इलाका पाया जा रहा है कि जब
मुस्तलाम लिल असार, किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो कंजप्शन जो है वो इस्तिहलाक कम हो जाएगा, और जब ये असार घट जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। उल्टा है यहाँ पे। अब हम आते हैं सिअरुल फ़ायदा। सिअरुल फ़ायदा यानी इंटरेस्ट जो बैंकों में होता है। अब आप खुद सोचें कि आपके पास पैसा हो, 1 लाख रुपया हो। वैसे तो बैंकों का जो इंटरेस्ट है वो टोटली हराम है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी उज़्र नहीं है कि फ़लाँ चीज़ की वजह से हम लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ऐसा है वैसा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सूद के तमाम तर मौजूदा अक़सामात जो इस वक्त पाए जा रहे हैं सब के सब हराम हैं, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कोई अगर ये कहे कि यहाँ पे सूद हलाल है, हम लोग ऐसे माहौल में हैं, हमारा मुल्क जो है वैसा है, ये कोई चीज़ कोई उज़्र नहीं है, बल्कि वो आपके लिए टोटली हराम है। इसके कई असबाब हैं। जब इस पर इंशाअल्लाह हम इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे आएंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को इंशाअल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि एक शख्स के पास 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया अगर वो खाता पीता है तो यूँ ही खर्च हो जा रहा है, लेकिन बैंकों ने देखा कि बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 के बजाय 10% कर दिया। किसी के पास 1 लाख रुपया है और उसके मुकाबले में बैंक जो है उसके घर के सामने या उसके शहर में बैंक जो है कोई 10% इंटरेस्ट दे रहा है इस डिपॉजिट पे, तो ये क्या करेगा, इसकी लालच बढ़ेगी और ये अपना खर्च कम कर देगा। जहाँ 10 रुपया खर्च करता था वहाँ कहेगा भाई 8 ही खर्च करें और 2 रुपया इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि इस वक्त बैंकों में जो सूद है वो काफ़ी मिल रहा है। जो बैंकों में सूद है उसका रेट बढ़ गया है। तो ये आदमी जहाँ 1 लाख रुपए इसके पास थे और इसको खर्च करता था मान लीजिए 60,000, तो अब ये क्या करेगा, लालच में आकर के कि अगर ये बैंकों में पैसा जमा कर देगा तो इसको सूद पर पैसे मिलेंगे और सूद पर पैसे मिलेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। तो ये आदमी अब 60 के बजाय कहेगा भाई 40 ही खर्च किया जाए और 60,000 उठा करके बैंक में रख दिया जाए, क्योंकि बैंक हमको 10% इंटरेस्ट देगा। इस तरह से हमारा 1 साल के अंदर अगर वो एनुअली है तो यानी सालाना 10% है, और अगर 6 महीने पे 10% है तो और भी हो जाएगा। तो सिंपल के लिए हम 10% मानते, तो इस तरह से 1 साल के अंदर उसका 66,000 रुपया हो जाएगा। तो वो शख्स अपना खर्च कम कर देगा और जा करके पैसा बचा करके अकाउंट में डाल देगा कि चलिए अकाउंट में रहेगा, पड़ा रहेगा, हमको सूद मिलेगा, उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। तो जब भी किसी मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहाँ पे लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, एक आम नागरिक, और ये आदमी उठा करके पैसा ले जा करके बैंक में डाल देता है और बैंक में पड़ा रहता है। तो इस वक्त कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जब हुकूमत चाहती है कि लोग खर्च करें, लोग पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें और लोग मार्केट को हरकत में लाएं, हर कोई शख्स खरीदे, हर कोई शख्स बेचे, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक जो होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई एक रेगुलेशन या एक फरमान जारी करेगी कि सारे बैंक जो हैं वो 10% से इंटरेस्ट घटा करके 4% कर दें। अब जब 4% हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, अपने पास रखेंगे, उसको कहेंगे कहीं बिजनेस में लगा दो, इसी में फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है, कहीं किसी चीज़ में खुद खर्च कर लो, क्या फ़ायदा उनको देने से पैसा कुछ को, कि उसमें कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से जो मार्केट है वो फिर हरकत में दोबारा आ जाएगी और लोग ख़रीदो फरोख्त शुरू कर देंगे। इसके अलावा बैंक ये भी कह देगी कि भाई आप किसी को, अगर आपको लोन देना है, किसी को कर्ज देना है, तो आप मान लीजिए 4% या 5% से ज़्यादा पे नहीं दे सकते। तो जो बैंकों में पैसा है वो मजबूर होंगे इस बात पर कि वो 5% में लोगों को कर्ज दें। तो जब सस्ते दर पर, सस्ते रेट पर कर्ज मिलने लगेगा तो लोग बैंकों में जाएंगे, पैसे लेकर के आएंगे और फिर खर्च करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तकरीबन जो लेना है वही देना है, थोड़ा सा ज़्यादा करके देना है। लेकिन अगर यही 10% हो, 15% हो, तो उनको दोबारा पेमेंट करना भारी होगा और इस पेमेंट के मुश्किलात की वजह से वो लोग बैंक से पैसा नहीं निकालेंगे, कहेंगे पड़ा रहने दो वहीं पे, बल्कि उनके पास जो पैसा होगा वो ले जा करके वहाँ डाल देंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा।
तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आती है और इंटरेस्ट रेट कम करती है या ज़्यादा करती है मार्केट को हरकत में लाने के लिए या मार्केट पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए। तो हम इसी पर इत्तेफाक करते हैं। इंशाल्लाह अगले पॉइंट्स में हम डिटेल से कुछ और बातें इसी से मुताल्लिक पढ़ेंगे।